नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ऑल इन वन जीएस मॉक टेस्ट में ये 5वां मॉक टेस्ट है और ये सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। आप देख रहे हैं कि आयोग के द्वारा परीक्षाएं कराई जा रही हैं और सारे तर्कों को खारिज करते हुए परीक्षाएं कराने पर वो तुला हुआ है। तो इसलिए आपको भी जो है अपनी तैयारी को मजबूत करना है। जितनी भी डेट अनाउंस हुई हैं, चाहे वो पीसीएस हो, बीओ हो, आरओ हो, सभी के लिए आप जो है बिल्कुल कटिबद्ध होकर अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए और इस सीरीज को लगातार फॉलो करिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, करंट अफेयर्स आजकल की हर परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बेसिक भाग है और जिसकी करंट अफेयर्स पर पकड़ अच्छी होती है वो निश्चित रूप से एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन करता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए डिकोड एग्ज़ाम की टीम ने करंट अफेयर्स की कंप्लीट मैगज़ीन, जो 7 महीनों के करंट अफेयर्स पर आधारित है, यानी 1 जनवरी से लेकर 31 जुलाई 2020 तक का संपूर्ण करंट अफेयर्स इसमें उपलब्ध कराया गया है। ई बुक के फॉर्म में पीडीएफ में रिलीज़ कर दी गई है। और जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो, खंड शिक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी, यूपी पीसीएस प्री, लोअर पीसीएस मेंस, यूपी एसआई या इसके अलावा कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस ई मैगज़ीन के माध्यम से आप जनवरी से लेकर जुलाई तक का करंट अफेयर्स का हर सेगमेंट कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आप इसको प्राप्त कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आप जो है सबसे पहले हमारा डेमो का सैंपल पीडीएफ देख सकते हैं कि किस तरह से ये करंट अफेयर्स की मैगज़ीन है। ये लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दिया हुआ है। साथ में ही इसको अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं पीडीएफ फाइल के रूप में, तो आप इस लिंक पर क्लिक करके सारी औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए इसे प्राप्त कर सकते हैं। ये दोनों ही लिंक इस वीडियो के पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी हो तो 9506742546 पर आप कॉल कर सकते हैं। इस ई बुक मैगजीन पीडीएफ में इस तरह से पूरे सेगमेंट को 12 मेजर हेड्स में डिवाइड किया गया है। पूरा इकोनॉमिक करंट अफेयर, सारे सूचकांक और रिपोर्ट्स जिसमें सारी रैंकिंग्स के बारे में, उसके अलावा महत्वपूर्ण पुरस्कार सम्मान जो है जनवरी से जुलाई तक का है, जितनी भी नई नियुक्तियां हुई हैं, जो भी फेमस पर्सनालिटीज़ रही हैं वर्ल्ड लेवल पर, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, उसके अलावा जितनी भी चर्चित और बेस्ट सेलर पुस्तकें हैं उनके लेखक के बारे में, सभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, क्योंकि ये आजकल सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट बन गया है, प्रमुख सरकारी योजनाएं, नीतियां और कार्यक्रम, विशेषकर उत्तर प्रदेश का भी इसमें शामिल है और यूपी का पूरा करंट अफेयर्स इसमें शामिल है। उसके अलावा कोविड-19 महामारी जो बहुत महत्वपूर्ण बन गई है करंट अफेयर्स की दृष्टि से, उसके बारे में जितने भी पोर्टल, ऐप और योजनाएं हैं, सारे मोबाइल ऐप, पोर्टल, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची, और उसके बाद जो सबसे बड़ा सेगमेंट है वो 97 नंबर से पेज से शुरू के 287 नंबर पेज तक है। इसमें पूरा करंट अफेयर्स मिक्स है, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से जो है इस करंट अफेयर्स की पीडीएफ है जो आपके सामने ये खुली हुई है। इसी प्रकार हर सेगमेंट को काफ़ी डिटेल में जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार जो है कंटेंट को लिखा गया। जो भी चीज़ें स्टेट एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, वनडे एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, सभी का जो है इसमें एक बेहतरीन संकलन किया गया है और इससे अच्छा संकलन जो है आपको किसी भी अर्धवार्षिकांक में नहीं मिल पाएगा। यूपी करंट अफेयर्स यूपी के एग्ज़ाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यूपी जीके के साथ इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यूपी करंट अफेयर्स को भी जनवरी से लेके और जुलाई तक पूरा जो है जितना भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश का है सब कुछ यहाँ पर संकलित है। और लास्ट में मिक्स करंट अफेयर्स जिसकी मैंने बात की थी, ये डे बाय डे के आधार पर लिखा गया है और इसमें जनवरी से लेकर जुलाई तक का कोई भी जो है ऐसा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स नहीं है जो आपको यहाँ ना मिले। तो आपने सैंपल देख लिया, आप जो है स्वयं भी जो है इस सैंपल को प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको प्रोवाइड किया गया है। और भी कोई क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बस लास्ट में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये करंट अफेयर्स की मैगजीन अपने आप में संपूर्ण है, कुछ भी इसमें छोड़ा नहीं गया है। जितना भी महत्वपूर्ण मटेरियल आपके एग्ज़ाम के लिए जो भी कंटेंट इंपॉर्टेंट है सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। पहला प्रश्न देखेंगे, दिल्ली के निम्नलिखित शासकों को पहले से बाद के क्रम में सजाइए। यानी सबसे पहला शासक जो इन चारों में से दिया है और सबसे अंतिम तक जो है हमको इसको एक क्रम से लगाना है। तो चारों ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें सबसे पहला शासक कौन है? सबसे पहला शासक इसमें आपको मिलेगा
अनंगपाल जो कि तोमर वंश से संबंधित है। तो 2, उसके बाद पृथ्वीराज चौहान आ जाते हैं, उसके बाद गयासुद्दीन बलबन आ जाते हैं, और बलबन के बाद जो है लोदी वंश का शासक बहलोल लोदी। तो इस तरह से हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर यानी बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। दिल्ली पर शासन करने वाले शासकों का संक्षिप्त विवरण देखते हैं। पहले राजपूत वंश की बात कर लेते हैं। तो उसमें जो तोमर वंश था उसने आरंभिक 12वीं शताब्दी से जो है शासन प्रारंभ किया था 1165 ईस्वी से लगभग। और इसमें जो शासक हुए प्रमुख, जिसमें अनंगपाल हैं, इनका 1130 से लेकर 1145 ईस्वी तक। उसके बाद चौहान का जो है 1165 से 1192 तक। फिर पृथ्वीराज चौहान आ गए, चौहान वंश का ही शासन के अंतर्गत जो है 1175 से लेकर 1192 तक इनका शासन रहा। उसके बाद जो है प्रारंभिक तुर्की शासकों का काल आ गया, जिनका काल 1206 से लेकर 1290 तक था। इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक इसने शासन किया। शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने 1210 से लेकर 1236 तक। उसके बाद रज़िया सुल्तान ने 1236 से 1240 तक। फिर गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 तक। इसके बाद खिलजी वंश को अगर हम देखें तो 1290 से लेके और 1320 तक के बीच इनका शासनकाल रहा है, जिसमें प्रमुख रूप से जलालुद्दीन खिलजी 1290 में स्टार्ट हुआ था शासन और 96 तक 6 साल का इसका कार्यकाल रहा। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक। फिर तुगलक वंश शुरू होता है, ये 1320 से शुरू होता है और 1414 तक ये चलता है, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक को देखें तो 1320 से लेके 1324 तक। उसके बाद मोहम्मद तुगलक 1324 से 1351 तक। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक। उसके बाद सैयद वंश का शासन 1414 में प्रारंभ होता है और 1451 तक चलता है। इसमें प्रमुख रूप से खिज्र खां आ जाएगा जो 1414 से 1421 तक। इसके बाद लोदी वंश की बात करें तो ये 1451 से 1556 तक जो है इसने शासन किया। और इसमें बहलोल लोदी का अगर हम शासनकाल देखें तो बहलोल लोदी ने 1451 से लेके 1489 तक जो है शासन किया। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा इनमें से सही कथन का चयन कीजिए। जहांगीर की माँ एक राठौर राजकुमारी थी, क्या ये कथन सही है? बिल्कुल गलत है ये कथन। शाहजहां की माँ कछवा की राजकुमारी थी, ये भी कथन गलत है। एक्चुअल में इसमें है क्या, इसको अगर हम बदल दें यानी जहांगीर की माँ जो थी वो कछवा की राजकुमारी थी और शाहजहां की माँ जो है एक राठौर राजकुमारी थी, तो ये सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा उत्तर क्या हुआ, ना तो 1 ना ही 2। इसके बारे में जान लेते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर, जिसका शासनकाल 1605 से 1627 तक था, इसकी माँ कछवा की राजकुमारी थी। वह अंबर जो वर्तमान का जयपुर है इसके राजपूत शासक की पुत्री थी, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। फिर शाहजहां, जिनका शासनकाल 1627 से 1658 तक था, इनकी माँ एक राठौर राजकुमारी थी। वह मारवाड़ जो कि वर्तमान जोधपुर है के राजपूत शासक की पुत्री थी, अतः कथन 2 भी सही नहीं था। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, यानी जिसमें से असत्य कथन है वो हमको देखना है। तो एक एक करके देखते हैं। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था, क्या ये कथन सही है? बिल्कुल सही नहीं है, ये कथन गलत है, क्योंकि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? लगभग 1784 में हुई थी। और 1784 में कौन था गवर्नर जनरल? तो उस समय वारेन हेस्टिंग था, ना कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो पहला कथन गलत हो गया है, यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। लेकिन बाकी कथनों को भी हम देख लेते हैं। वारेन हेस्टिंग ने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था, सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये भी सही है। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत की प्रसंविदाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया था, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई, ये भी कथन यहाँ पर सही है। अब थोड़ा सा व्याख्या के बारे में इसकी देख लेते हैं। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 15 जनवरी 1784 को हुई थी। उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था, जिसका शासनकाल 1784 से 1785 तक था, इसलिए कथन 1 सही नहीं था।
बंगाल में जो द्वैध शासन है इसकी शुरुआत 1765 में लॉर्ड क्लाइव के समय हुई थी, जिसे समाप्त करने का निर्णय 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में लिया गया था। इसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। 1833 के चार्टर एक्ट से भारतीय प्रशासन को पूर्णतः केंद्रीकृत बनाने का प्रयास किया गया था, जिसके फलस्वरूप इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि वो कौन सा एक्ट था जिसमें जो है बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर या उसका कार्यक्षेत्र बदलकर उसको भारत का गवर्नर जनरल बताया गया था। तो ये 1833 का चार्टर एक्ट था। और जो भारतीय लोक सेवा है यानी इंडियन सिविल सर्विसेज है, इसका सृजन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, अतः कथन डी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। नीचे कुछ मुकदमों की सूची दी गई है, अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उनको तिथियानुसार सही क्रम में चयन कीजिए, यानी उनका हमको तिथि के अनुसार सही क्रम लगाना है। जो पहले है उसको पहले और जो सबसे अंतिम में है उसको अंतिम में लगाना है। तो ये सभी जो है आप जानते हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए मुकदमे हैं, जो ज़्यादातर जो है भारतीय क्रांतिकारियों पे चलाए गए थे। तो इसमें एक एक करके अगर हम देखें तो प्रथम लाहौर षड्यंत्र मुकदमा ये कब का है? 1916 का है, इसलिए जो है ये सबसे पुराना हो गया। काकोरी षड्यंत्र के बाद जो मुकदमा हुआ था 1925 में हुआ था। उसके बाद मेरठ में जो मुकदमा हुआ था ये 1929 में हुआ था। और कानपुर मुकदमा जो है 1924 को हुआ था। तो इस तरह से अगर हम क्रम देखें तो 1, 4 और उसके बाद 2, 3, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी सही होगा यहाँ पर। इसको फिर से देख लीजिए, तिथियाँ महत्वपूर्ण हैं। लाहौर का प्रथम षड्यंत्र मुकदमा 1916 में चलाया गया था। काकोरी मुकदमा 1925 में, मेरठ मुकदमा 1929 में और कानपुर जो मुकदमा था ये 1924 में सॉरी। अगला प्रश्न देखते हैं। अरब सागर में गिरने वाली एक प्रायद्वीपीय नदी की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो ये एक प्रायद्वीपीय नदी के बारे में बताया जा रहा है जो अरब सागर में गिरती है, और 4 उसके बारे में विशेषताएं आपके सामने हैं। इन 4 में ही आप जो है अंदाज लगा लेंगे कि ये नदी कौन सी। एक एक करके पढ़िए। ये विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। तो अमरकंटक से कई सारी नदियाँ निकलती हैं। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है लगभग। ये जबलपुर के भेड़ा घाट के निकट कपिलाधार या धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। सबसे जो मजबूत पॉइंट है आपको पहचान करने का वो ये है। धुआंधार जलप्रपात किस पे स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ ओरिसन एवं तवा नदियाँ हैं। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो गया। प्रश्न में दी गई सभी विशेषताओं का संबंध नर्मदा नदी से है। और अरब सागर में जो जल गिराती नदियाँ उनका दक्षिण भारत की नदियाँ जो हैं उनका उत्तर से दक्षिण का क्रम, यानी भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ने पर ऐसी कौन कौन सी नदियाँ हैं जो अरब सागर में जल गिराती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको इसी तरह से आप नोट कर सकते हैं। सबसे उत्तर में लूनी है, उसके बाद नीचे बढ़ेंगे साबरमती, उसके बाद माही, फिर नर्मदा, फिर तापी नदी, फिर मांडवी, फिर जुआरी नदी, सारावती, गंगा वैली, पेरियार और भरतपूजा इसमें सबसे दक्षिण की नदी हैं। अब जो अरब सागर में जल गिराती हैं नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ, उनका जरा सा विवरण देख लेते हैं। ये भी पूछा जाता है। सबसे पहले हम ताप्ती की बात करते हैं। ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नगर के पास से इसका उद्गम होता है। और इसका जो मुहाना है ये सूरत के निकट खंभात की खाड़ी में ये गिरती है जाके। 724 किलोमीटर लगभग ये लंबाई तय करती है। और सभी की विशेषता होती है जो अरब सागर में अपना जल गिराती हैं वो एस्चुरी बनाती हैं। तो इसकी सहायक नदी, वैसे तो बहुत सारी सहायक नदियां हैं लेकिन पूर्णा इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है। सोम नदी की बात कर लें। सोम नदी काफ़ी कम सुनाई देती है क्योंकि ये उदयपुर जिले के बीछा मेड़ा नामक स्थान पर ये निकलती है और ये माही नदी में जाकर विलुप्त हो जाती है। इसकी सहायक नदियाँ गोमती नदी और सारनी नदी हैं। माही नदी
ये धार जिला मध्य प्रदेश के अमझोरा के मेहद झील से निकलती है और खंभात की खाड़ी यानी अरब सागर में जाकर ये मिल जाती है। 585 किलोमीटर की दूरी ये तय करती है और बजाज सागर बांध इसी पर बनाया गया। इसके बाद हम साबरमती की अगर बात करें तो ये उदयपुर जिले के अरावली पर्वत पर स्थित जयसमुद्र झील से निकलती है और अरब सागर में यानी खंभात की खाड़ी में जाकर ये गिरती है। 371 किलोमीटर का सफ़र तय करती है अपने रास्ते में और अहमदाबाद जो है इसके किनारे स्थित है। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। लूनी नदी अजमेर जिले के में स्थित नाग पहाड़ी जो अरावली के में है वहाँ से इसका उद्गम होता है। कच्छ के रण में जाकर ये विलुप्त हो जाती है। 320 किलोमीटर ये सफ़र तय करती है और थार मरुस्थल में कच्छ के रण में ये विलुप्त हो जाती है। और ये जितनी भी लंबाइयाँ दी हैं नदियों की ये एनसीईआरटी से ली गई क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग जो है लंबाई मिलती है। अगला प्रश्न देखेंगे। सूची 1 में क्या दिया है? कोयला उत्पादन क्षेत्र दिए हैं और वो किन राज्यों में स्थित हैं? सूची 2 में दिए गए हैं। इसको हमको यहाँ पर सही सुमेलित करना है। तो झरिया कहाँ पर है? बहुत फेमस जो है कोयले की खादान है ये। तो झरिया कहाँ पर स्थित है? झरिया जो है झारखंड में स्थित है। इसके बाद नेवेली जो है तमिलनाडु में है। माकूम कहाँ पर स्थित है? असम में। और उमरसार ये कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। तो इस तरह से सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अब भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्रों को फिर से देख लेते हैं। झरिया झारखंड में, नवेली तमिलनाडु में, माकूम असम में, पालना कहाँ पर है? राजस्थान में, कालाकोड जम्मू कश्मीर में, बरकला केरल में, उमरसार गुजरात में, निचाहोम जम्मू कश्मीर में, बाहुर ये पांडिचेरी में है और नागचिक नाम ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किनके साथ इजराइल की साझी सीमाएं हैं? यानी इजराइल किनके साथ जो है अपनी सीमाओं को साझा करता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? ए ऑप्शन, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन व मिस्र। इन 4 देशों के साथ जो है इजराइल की सीमाएं साझा हैं। इजराइल एक पश्चिम एशिया का भूमध्य सागर तटीय देश है जिसकी साझी सीमाएं उत्तर से लेबनान, उत्तर पूर्व में सीरिया, पूर्व में जॉर्डन से तथा दक्षिण पश्चिम में मिस्र जिसको हम लोग इजिप्ट के नाम से जानते हैं, इससे सीमाएं साझा हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए हुए हैं, इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं ये हमको देखना है। कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः कर्क एवं मकर रेखा के बीच के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। बिल्कुल सही कथन है ये। विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियाँ जिसको कोरल रीफ कहते हैं ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के तट क्षेत्रों पर पाई जाती हैं। ये भी कथन जो है बिल्कुल सही है। तीसरा कथन देखते हैं। प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ जो आपने जरूर सुना होगा, ये कहाँ पर है? फिनलैंड के तट पर स्थित है। बिल्कुल गलत है क्योंकि ये कहाँ पर है? ये ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित है। तो तीसरा गलत हो गया, 1 और 2 सही हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। प्रवाल भित्तियाँ या कोरल रीफ्स का निर्माण एक प्रकार की मूंगे जैसी संरचना वाले सागरी जीव की कोरल पॉलिप्स के अस्थिपंजरों के संयोजन से उनके लगातार जमाव के कारण होती हैं। कोरल रीफ अधिकांशतः कर्क एवं मकर रेखा के मध्य स्थित स्थलों के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो रीफ बीस ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर कोरल रीफ के आंकड़ों के अनुसार विश्व के कुल प्रवाल भित्ति यानी जितना भी कोरल रीफ है इसके क्षेत्रफल का 19% ऑस्ट्रेलिया व 17% जो है इंडोनेशिया में है। अतः विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया व फिलीपींस क्षेत्रों में पाई जाती हैं। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल रोधिका जिसको हम ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के क्वींसलैंड तट पर स्थित है, ना कि फिनलैंड तट पर। अतः कथन 3 जो है सही नहीं था। अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के निम्नलिखित स्रोतों पर विचार कीजिए। 6 स्रोत दिए हुए हैं और कौन कौन से स्रोत इनमें से संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के संविधान से ग्रहण किए गए हैं, गृहीत किए गए हैं, ये हमको यहाँ पर देखना है। मूल अधिकार बिल्कुल सही है, ये यूएसए से ही लिया गया है। उसके बाद
न्यायिक पुनरावलोकन, ये भी यूएसए से लिया गया है। और इसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये भी यूएसए से लिया गया है। तो ये 3 ही इसमें जो ऑप्शन हैं ये यूएसए से लिए गए हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। और बाकी जितने भी ऑप्शन थे एक बार फिर से देख लीजिए। समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान, ये कहाँ से लिए गए हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। अब संविधान के स्रोत देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया गया है? लोक सेवा आयोग, राज्यपाल का कार्यालय, संघीय तंत्र, प्रशासनिक विवरण। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति जो है ये आयरलैंड के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से काफ़ी हद तक जो है भारत प्रभावित है। तो संसदीय शासन व्यवस्था, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार और मंत्रिमंडलीय प्रणालियाँ, ये सब जो मुख्य विशेषताएं हैं ये सब ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। कनाडा से जो रेजिडुअल पावर हैं यानी अवशिष्ट शक्तियाँ, इनका केंद्र में निहित होना, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था और राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति, ये सभी कनाडा के संविधान से लिया गया है। जर्मनी का वाइमर संविधान, इसमें आपातकाल के समय मूल अधिकारों का निलंबन, ये इससे लिया गया है। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। इसके बाद सोवियत संघ, जो उस समय का अनडिवाइडेड सोवियत संघ था, मूल कर्तव्य वहाँ से लिए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका का संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। फ्रांस के संविधान से गणतंत्र व्यवस्था जो है और प्रस्तावना, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व का आदर्श जो प्रस्तावना में है ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री की भूमिका के संबंध में यह वक्तव्य किसका है? वह सूर्य के समान है जिसके चारों ओर ग्रह परिभ्रमण करते हैं, ये प्रसिद्ध कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जेनिंग्स, सी ऑप्शन जो है इसका सही होगा। प्रधानमंत्री भूमिका के संबंध में कई सारे और कथन दिए गए हैं, वक्तव्य कहे गए हैं। हॉवर्ड मैरिसन के अनुसार सरकार के मुखिया के रूप में सबसे प्रमुख है, ये प्रधानमंत्री के बारे में कहा गया है। एच.जे. लास्की ने कहा है कि प्रधानमंत्री ऐसी धुरी है जिसके चारों ओर सरकारी मशीनरी घूमती है। मुनरो के अनुसार वह राज्य की नौका का कप्तान है। H.R. ग्रीव्स के अनुसार सरकार देश की प्रमुख है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख है। रैमसे म्योर के अनुसार प्रधानमंत्री राज्य के जहाज का मल्लाह है। तो ये सभी महत्वपूर्ण कथन हैं, कभी भी पूछे जा सकते हैं आपसे। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये जनगणना 2011 के अनुसार हमको बताना है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, चंडीगढ़, दमन एवं दीव, दिल्ली और पुडुचेरी। तो उसका सही उत्तर क्या होगा? दमन और दीव, क्योंकि जनगणना 2011 के अनुसार पूछा गया है। वर्तमान परिस्थितियों में दमन और दीव का विलय हो चुका है। जनगणना 2011 के अनुसार जो अंतिम आंकड़े हैं उसमें न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव है, जहां पर लिंगानुपात कितना है? 618 है। अगला प्रश्न देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष 5 बड़े राज्यों में शामिल नहीं है? तो शीर्ष कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, ये तो हम जानते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है, उसके बाद बिहार का नंबर आता है, फिर पश्चिम बंगाल का नंबर आता है और 5वें नंबर पे क्या है? आंध्र प्रदेश है, यानी मध्य प्रदेश जो है ये इस लिस्ट में शामिल नहीं है। तो एक बार ये क्रम फिर से देख लीजिए, शीर्ष 5 राज्यों का उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आपसे पूछा जाए तो राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश। ये जो है जनगणना 2011 के अनुसार है। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष 5 केंद्र शासित प्रदेशों की भी बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जनगणना की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से है दिल्ली, जहाँ पर जो है 1,67,00,000 लगभग जनसंख्या है। पुदुचेरी में
दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे चंडीगढ़, चौथे नंबर पर अंडमान निकोबार और पांचवें नंबर पर दादर नागर हवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव भारत में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है, यानी नेचुरल रूप से जो है, नेचुरली जो है यहाँ का नेटिव नहीं है, यहाँ पर पाया नहीं जाता, भले ही उसको बाहर से लाकर चिड़ियाघर जैसे संरक्षण क्षेत्रों में रख दिया जाए, लेकिन यहाँ पर प्राकृतिक रूप से उसकी प्राप्ति नहीं होती है। तो इसमें जो है तारा मछली, वामन सूअर और मॉनिटर छिपकली, ये सभी जो है भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, लेकिन जो है स्पाइडर मंकी या स्पाइडर वानर जो है ये यहाँ नहीं पाया जाता है। स्पाइडर वानर भारत में नहीं पाया जाता है, ये उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये प्रमुख रूप से मध्य एवं दक्षिणी अमेरिका के सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न कथनों का परीक्षण कीजिए तथा सत्य कथन ऑब्लिक कथनों का चुनाव कूट की सहायता से करें, यानी इसमें से कौन कौन से कथन सही हैं ये हमको देखना है। 4 कथन आपके सामने दिए हुए हैं। राजस्थान में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान साइबेरियन सारस का आदर्श प्राकृतिक निवास है, बिल्कुल सही कथन है ये। दूसरा कथन देखते हैं, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। क्या ये कथन सही है? बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है भारत का पहला नेशनल पार्क था। अगला कथन, वन्य जीवों की तस्करी, अवैध शिकार से रक्षा एवं संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। ये भी कथन बिल्कुल ठीक है। और येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर है? कोलंबिया में। क्या ये कथन सही है? नहीं, ये कोलंबिया में नहीं है। तो इस तरह से 1 और 3 केवल यहाँ पर सही है, यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। साइबेरियन सारस यहाँ सर्दियों में प्रवास करते हैं। यह स्थान साइबेरियन सारस के लिए प्राकृतिक निवास है। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी, जबकि मध्य प्रदेश में स्थित कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1955 में हुई थी। 66 धाराओं, 7 अध्यायों तथा 6 अनुसूचियों में विभाजित भारत सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। इसे 9 सितंबर 1972 को लागू भी किया गया था। 1872 में स्थापित येलोस्टोन नेशनल पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित स्वतंत्र कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए हुए हैं, इसमें कौन से सही हैं कौन से गलत हैं ये हमको देखना है। एक फसल प्रणाली जिसके अंतर्गत फसलों का रोपण किए गए पेड़ों की कतारों के बीच में स्थान में उगता है, उसे रिले क्रॉपिंग कहते हैं। तो क्या ये कथन सही है? ये बिल्कुल गलत है। ये रिले से मिलता जुलता एक शब्द है, एले क्रॉपिंग। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए था एले क्रॉपिंग। सेब एक उष्णकटिबंधीय फसल है। ये भी कथन जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि सेब जो है उष्णकटिबंधीय नहीं है, ये कैसी है? टेम्परेट है, शीतोष्णकटिबंधीय है। तो दोनों ही कथन यहाँ पर गलत हैं। जब फसलों को रोपण किए गए पेड़ों की कतारों के बीच में उगाया जाता है तो उसे रिले क्रॉपिंग ना कह के एले क्रॉपिंग कहते हैं। सेब एक उष्णकटिबंधीय फसल नहीं है, इसकी खेती उपोष्ण यानी सब ट्रॉपिकल और शीतोष्ण टेम्परेट कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में की जाती है, यानी ये जो है ठंड में उगने वाला जो है फल है। अगला प्रश्न देखेंगे, देश में सबसे ज़्यादा व सबसे कम उत्पादन रेशम की किस किस्म का होता है? कौन सा सिल्क देश में सबसे कम और सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, ये हमको क्रमशः बताना है, जो आपके सामने ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सबसे ज़्यादा मलबरी किस्म की रेशम का उत्पादन होता है और सबसे कम जो है मूंगा का होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। मलबरी, ओक टसर, ट्रॉपिकल टसर, मूंगा व ईरी रेशम कुछ प्रमुख किस्में हैं। भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर रेशम की ये सभी ज्ञात 5 किस्में पाई जाती हैं। देश में सबसे ज़्यादा उत्पादन मलबरी रेशम का और सबसे कम जो है मूंगा किस्म का होता है। भारत प्राकृतिक रेशम के उत्पादन में विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है। इसके अलावा कुछ संस्थान हैं रेशम से जुड़े, इनको जान लेते हैं। केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? ये बहरामपुर में है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। केंद्रीय टसर
अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान ये रांची में है, जो कि झारखंड में है। केंद्रीय मूंगा ईरी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान ये जोरहाट में है, असम में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। 2 कथन दिए हैं, इनमें से कौन से कथन सही हैं ये हमको देखना है। तो पहले कथन का परीक्षण करते हैं। चक्रीय बेरोजगारी, जिसको हम साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, ये सामान्यतया स्थायी प्रकृति का होता है, यानी ये परमानेंट होता है। क्या इसकी प्रकृति के बारे में कथन सही है? बिल्कुल भी सही नहीं, क्योंकि ये स्थायी प्रकृति का नहीं होता है। और जो संरचनात्मक बेरोजगारी होती है, जिसको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, ये औद्योगिक ढांचे के पिछड़ेपन तथा पुरानी उत्पादन तकनीक के कारण उत्पन्न होता है। तो दूसरा कथन तो बिल्कुल सही है, इस तरह से बी ऑप्शन यहाँ पर सही हुआ। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जब अर्थव्यवस्था चक्रीय उतार चढ़ावों के चलते प्रभावित होती है, तब चक्रीय बेरोजगारी या साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट उत्पन्न होता है। ये बेरोजगारी स्थायी प्रकृति की ना होकर अस्थायी प्रकृति की होती है। जब आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि होती है, तब यह बेरोजगारी समाप्त हो जाती है, इसलिए कथन एक गलत था। अब जब अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं, यानी स्ट्रक्चरल चेंजेज होते हैं, तब संरचनात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है। तो संरचनात्मक बेरोजगारी को आप कैसे समझ सकते हैं? मान लीजिए कोई फैक्ट्री थी, तो पहले हथकरघे से वहाँ पर काम होता था, उसके बाद जो है वहाँ पर क्या हो गया, फैक्ट्री आ गई, ऑटोमेटिक मशीनें आ गई, रोबोट्स आ गए, उनकी मदद से काम होने लगा। तो वहाँ पर जो है बहुत सारे लोग जो है जो अपने हाथ से काम करते थे, उनको वहाँ से बेरोजगारों की श्रेणी में ला दिया गया, इनको उस उद्योग से निकाल दिया गया। तो ऐसी स्थिति को हम जो है संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। इसकी उत्पत्ति में औद्योगिक ढांचे का पिछड़ापन, पुरानी उत्पादन तकनीकी तथा सीमित पूंजी जैसे कारक भी शामिल होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने किस समिति का गठन किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये समिति का जो नाम है वो क्या नाम है? नीरज कुमार गुप्ता समिति। ये जो है कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए गठित समिति है। उसका गठन जो है कब हुआ था? मई 2016 में हुआ था। मई 2016 में भारतीय रिजर्व बैंक तथा वित्त मंत्रालय के द्वारा कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य कार्ड स्वीकृति बुनियादी ढांचे में वृद्धि करना था। कुछ और समितियां जो हमारे विकल्प में दी थी उनके बारे में जान लेते हैं। किरण रिजिजू समिति 2020 व 2024 ओलंपिक खेलों की तैयारी के लिए गठित की गई है। सीके मिश्रा समिति ताजमहल के आसपास औद्योगिक प्रदूषण से निपटने के लिए। और उर्जित पटेल समिति ये वित्तीय स्थिरता तथा विकास परिषद हेतु इसका गठन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये कुछ लक्षण दिए हैं, तो ये लक्षण किस बीमारी से संबंधित हैं ये हमको बताना है। तो ये चारों लक्षण एक ही बीमारी के हैं। कौन कौन से हैं? लसीका पर्क में सूजन, जिसको हम लिम्फ नोड कहते हैं। तो लिम्फ नोड में अगर स्वेलिंग है, स्मृति का लोप होना यानी मेमोरी लॉस होना, रात में सोते समय पसीना आना और वजन का घटना, तो ये सभी लक्षण जो है किस रोगी में होते हैं? जो एड्स का रोगी होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। एड्स HIV वायरस के द्वारा होने वाला एक जानलेवा रोग है। HIV के संक्रमण से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली से संबंधित जो T लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं, ये श्वेत रक्त कणिकाएं जो है WBC नष्ट हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप कई प्रकार के संक्रामक रोगों के कारण रोगी की मृत्यु हो जाती है। असुरक्षित लैंगिक संभोग और दूषित रक्ताधान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण भी होती है। इससे जो ग्रसित व्यक्ति होता है उसमें कई प्रकार के लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं, जिसमें जो है लिम्फोनोड्स में सूजन, मेमोरी लॉस होना, रात में पसीना आना और वजन का लगातार घटना, ये सभी जो है एड्स के कुछ प्रमुख लक्षण हैं। और एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु जो है रेट्रोवायरस समूह का विषाणु है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। HIV क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में क्या दिया हुआ है? रेडियो आइसोटोप्स दिए हैं और किस बीमारी में उनका उपयोग किया जाता है इलाज के लिए, क्योंकि आजकल बहुत सारी बीमारियों में रेडियो आइसोटोप्स यूज हो रहे हैं। इस तरह का प्रश्न PCS में भी पूछा गया था, अगर आपको ध्यान हो तो इसका सही उत्तर हम ढूंढते हैं, एक एक को पहले सुमेलित करते हैं। आर्सेनिक 74, आर्सेनिक 74 जो है ये ट्यूमर की पहचान के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद कोबाल्ट 60 ये जो है
कैंसर के उपचार में काम आता है। आयोडीन 131 ये थायराइड ग्लैंड की सक्रियता इससे देखी जाती है। और सोडियम 24 ये जो है रक्त व्यतिक्रम या जिसको हम सीधे सीधे ब्लड कैंसर भी कह सकते हैं उसके उपचार में काम आता है। तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। ये आपके सामने फिर से लिखा हुआ है, एक बार और पढ़ लेते हैं। आर्सेनिक जो है 74 ट्यूमर की पहचान के लिए, कोबाल्ट 60 कैंसर के लिए, आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए और सोडियम 24 जो है रक्त व्यतिक्रम के लिए उपचार के लिए यूज होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़ना है और इसमें से कौन से कथन सही हैं ये हमको कूट से बताना है। तो एक एक करके देखते हैं। मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस आइरिस में बनता है, जिसको हम हिंदी में परितारिका कहते हैं। तो क्या ये कथन सही है? ये कथन जो है सही नहीं है। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग काला हो जाता है, यानी लाल, नीला और हरा मिलकर जो है काला रंग बनाते हैं। ये भी कथन जो है गलत है। तीसरा कथन, सामान्य आँखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। ये कथन जो है बिल्कुल 100% सही है। तो केवल तीसरा कथन यहाँ पर सही है, यानी सी ऑप्शन सही है। मनुष्य की आँख पर जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो दृष्टि पटल पर बनता है, रेटिना पर, ना कि आइरिस पर बनता है। लाल, हरा व नीला जो है ये मूल वर्ण है प्रकाश के। जब लाल, नीला तथा हरा प्रकाश का पुंज एक ही स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग काला ना होकर क्या होता है, सफ़ेद हो जाता है। इसके बाद नेत्र के सम्मुख व निकटतम दूरी जहाँ पर रखी वस्तु का नेत्र को स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाती है वो जो है नेत्र स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है और ये सामान्य आँखों के लिए 25 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में दो कथन दिए हैं, कथन 1 और कथन 2। अब इनमें से इस कूट के आधार पर आपको चुनाव करना है कि कौन से कथन सही हैं और इसकी व्याख्या के बारे में भी देखना है कि क्या स्पष्टीकरण जो है सही दिया गया है। तो कथन 1 क्या है, परमाणु यानी एटम जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है उन्हें आइसोटोप कहते हैं या समस्थानिक कहते हैं। तो क्या ये कथन सही है? बिल्कुल सही कथन है ये। परमाणु में कक्षा को भरने यानी जो ऑर्बिट होता है उसमें किस क्रम में जो है इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसका क्रम हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। क्या ये कथन सही है? बिल्कुल गलत है ये कथन, क्योंकि ये हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत नहीं है। यहाँ पर कौन सा नियम काम आता है? आफ बाहु का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। तो कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। तो किसी एक ही तत्व का परमाणु जिनका परमाणु भार, जिसको हम एटॉमिक मास भी कहते हैं, ये भिन्न होता है परंतु परमाणु क्रमांक जो है एटॉमिक नंबर समान होता है। तो ऐसे इनको हम क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। किसी तत्व के विभिन्न समस्थानिकों की परमाणु संख्या इसलिए समान होती है क्योंकि उनके नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, जबकि जिसके कारण उनकी द्रव्यमान संख्याएं यानी एटॉमिक मास जो है भिन्न भिन्न होता है। परमाणु में जो कक्ष होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, इनको भरने का जो क्रम है वो आफबाहु सिद्धांत के द्वारा नियमित होता है। यह नियम तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आसानी से लिखने में मदद करता है। और आफबाहु जो है क्या है? एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण। अगला प्रश्न देखेंगे। प्राचीन नाम दिए हुए हैं और उनसे संबंधित वर्तमान शहर दिए हुए हैं, वर्तमान स्थान दिए हुए हैं। इसका आपस में हमको सुमेलन करना है। सुमेलन कौन सा सही है ये हमको इसमें बताना है। तो उत्प्लावन ये किसका प्राचीन नाम है? बिठूर का। ये दिया हुआ आपके प्रश्न में, क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है। लक्ष्मणपुर लखीमपुर खीरी को कहते हैं, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि लखनऊ को कहा जाता है। और अयाज्ञा ये क्या है? आगरा है, आगरा नहीं है। ये क्या है? ये अयोध्या का बहुत ही प्राचीन नाम है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है, सॉरी बी ऑप्शन सही होगा, केवल एक सही होगा। उत्प्लावन या उत्पलारण्य ये बिठूर का प्राचीन नाम है। बिठूर कहाँ पर है? कानपुर में है, गंगा घाट के किनारे। और लक्ष्मणपुरी लखनऊ का प्राचीन नाम है। ऐसी मान्यता है कि यह नगर भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने बसाया था।
लखनऊ में एक प्राचीन टीला भी है जिसको लक्ष्मण टीला के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में यह स्थान उत्तर प्रदेश की राजधानी है यानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश में फैजाबाद जिला जो अब अयोध्या कहलाता है सरयू नदी के तट पर स्थित है। इसका प्राचीन नाम अयाजिस्या था, इसलिए जो है तीसरा युग भी सही नहीं था। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के गढ़वा के गुप्त शासकों कुमार गुप्त प्रथम के 2 शिलालेख तथा स्कंद गुप्त का 1 शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? गढ़वा से। तो गढ़वा जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, ये प्रश्न है आपके सामने। लखनऊ में है, प्रयागराज में है, अयोध्या में है या प्रतापगढ़ में है? तो गढ़वा कहाँ पर है? ये प्रयागराज में है, ऐतिहासिक महत्व का स्थान है। गढ़वा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जो वर्तमान प्रयागराज है उसमें स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए हुए हैं। अयोध्या में बनने जा रहा भगवान श्री राम का भव्य मंदिर उत्तर भारत की प्रचलित शैली नागर से निर्मित होगा। तो उत्तर भारत में अधिकांश जो मंदिर हैं वो नागर शैली में है, तो पहला कथन बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आदि में स्थापित अधिकांश मंदिर इसी मंदिर शैली के हैं यानी नागर शैली के हैं। तो दूसरा भी कथन सही। इस तरह से 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। प्राचीन काल के कई प्रसिद्ध मंदिर नागर शैली में निर्मित हैं, जैसे खजुराहो के पार्श्वनाथ मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, विश्वनाथ मंदिर। उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू जो कि उत्तर भारत का हिस्सा हैं, इनमें अधिकांश स्थापित मंदिर जो है नागर शैली में हैं। तो नागर शैली की विशेषताएं भी आपको पता होनी चाहिए। प्रायः जो है इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं। गर्भगृह या देउल जिसे कक्ष भी कहते हैं, जिसकी छत गुंबदानुमा होती है। मुख्य कक्ष अक्सर वर्गाकार होते हैं जिसकी प्रत्येक भुजा से सटाकर कक्ष बनाए जाते हैं। प्राचीन काल में इस शैली में निर्मित कुछ मंदिर 4 दीवारी से घिरे होते थे जिस पर बड़े बड़े सिंहद्वार होते थे। अयोध्या में बनने जा रहा भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का स्वरूप उत्तर भारत की नागर शैली को ही ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। मिलान करना है हमको इसमें। विभिन्न शास्त्रीय व पारंपरिक नृत्य सूची 1 में दिए हैं, सूची 2 में उससे संबंधित राज्य दिए हैं। तो हमको इनका आपस में मिलान करना है। भरतनाट्यम बिल्कुल बहुत ही मशहूर है। कहाँ का है ये? तमिलनाडु का है, तो पहले का हमारा 4 हो गया। कथकली की बात करते हैं। कथकली कहाँ का है? केरला का है। यक्षगान कई बार पूछा गया है पेपर में, कर्नाटका का है। और सत्रिया ये कहाँ का नृत्य है? ये असम का है। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। फिर से देखिए। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, यक्षगान कर्नाटक, सत्रिया असम। इसके बाद कुछ और प्रमुख नृत्य। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कत्थक गलत लिखा है, कत्थक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। और गरबा गुजरात का, मोहिनी अट्टम केरल का, मणिपुरी जो है मणिपुर का है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 कथन आपके सामने दिए हैं, इनमें से कौन सा कथन गलत है ये देखते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त जो आईसी चिप होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, ये सिलिकॉन से प्रायः बनती है, बिल्कुल सही कथन है। तीसरी पीढ़ी संगठन यानी 3rd जनरेशन के जो कंप्यूटर है इनका मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव जो है इंटीग्रेटेड है यानी आईसी चिप है। इसको हम हिंदी में समेकित परिपथ कहते हैं। ये भी कथन जो है बिल्कुल सही है। वर्ड डॉक्यूमेंट जिसको डॉक से हम करते हैं निरूपित, वीडियो या MP4 टेम्पलेट प्रकार के हैं, ये कथन जो है गलत है। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है, ये कथन सही है। तो हमारा सही ऑप्शन मतलब उत्तर सही है सी। अब जो वर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं ये वीडियो या MP3 प्रकार के टेम्पलेट ना होकर ये फाइल टाइप होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। DRDO ने हाल ही में LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर निगरानी के लिए एक ड्रोन तैयार किया है। तो DRDO द्वारा तैयार किए गए इस ड्रोन का क्या नाम है? तो इस ड्रोन का नाम है भारत। इस ड्रोन का नाम है भारत। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। DRDO की टर्मिनल बैलिस्टिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला जिसको TBRL कहते हैं, ये चंडीगढ़ में स्थित है। इसके द्वारा विकसित भारत नाम का यह ड्रोन वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों तथा पहाड़ी इलाकों में सटीक निगरानी करने में सक्षम है। अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 27वां देश कौन सा बन गया है?
तो ये हाल ही में जो है उसने समझौता किया है, समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ये कौन सा देश है? निकारागुआ। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। निकारागुआ मध्य अमेरिकी देश है। इसकी राजधानी मनागुआ है। हाल ही में ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश बन गया है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर है? ये हरियाणा के गुरुग्राम में है। अगला प्रश्न देखते हैं। फरवरी जून 2020 की अवधि के लिए नीति आयोग के द्वारा आकांक्षी जिलों की सूची जारी की गई है। तो इसमें किस राज्य के जिले ने अव्वल स्थान हासिल किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें अव्वल स्थान या प्रथम स्थान प्राप्त किया है बीजापुर। बीजापुर कहाँ पर है? छत्तीसगढ़। तो इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। फरवरी जून 2020 की अवधि के लिए नीति आयोग की आकांक्षी जिलों की सूची में छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले ने अव्वल स्थान हासिल किया है। उस सूची में मेघालय के री भोई तथा उत्तर प्रदेश के बहराइच ने क्रमशः दूसरा व तीसरा स्थान प्राप्त किया है। ये याद रखिएगा, यूपी के लिहाज से महत्वपूर्ण है। दूसरा स्थान जो है मेघालय का री भोई जिला है और बहराइच जो है उत्तर प्रदेश का ये तीसरे नंबर पे है। बिहार का नवादा जिला जो है इसमें चौथे और पंजाब का मोगा जिला जो है 5वें स्थान पर है। इस रैंकिंग में 112 से अधिक आकांक्षी जिलों द्वारा 6 विकास क्षेत्रों स्वास्थ्य एवं पोषण, कृषि एवं जल संसाधन, शिक्षा, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और बुनियादी ढांचा विकास में इस वर्ष फरवरी से जून के दौरान की गई लगातार प्रगति को ध्यान में रखकर इस रैंकिंग जारी हुई है। इस कार्यक्रम की शुरुआत यानी आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत जनवरी 2018 में की गई थी, जिसका उद्देश्य सामाजिक क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम प्रगति वाले जिलों में आमूल चूल सकारात्मक बदलाव लाना है। तो दोस्तों आज के सेगमेंट में इतना ही। मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में। नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों अगर आप लोअर पीसीएस मुख्य परीक्षा 2019 देने जा रहे हैं तो आप हमारे संस्थान के द्वारा डिजाइन किए गए इस क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं, जो कि आपको टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर्स और नोट्स के माध्यम से इस परीक्षा की संपूर्ण पाठ्यक्रम की तैयारी करवाएगा। इस क्रैश कोर्स के 2 मुख्य भाग हैं। पहला टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज में जो है आप 11 फुल टेस्ट जो पूरे सिलेबस पर आधारित है मिलेंगे आपको, और 5 करंट अफेयर्स के अतिरिक्त टेस्ट मिलेंगे। जितने भी टेस्ट आपको मिलेंगे उनकी व्याख्यात्मक हल सहित आपको पीडीएफ मिलेगी। ये टेस्ट ऑनलाइन आप हमारे ऐप पर या वेबसाइट पर किसी भी प्रकार से दे सकते हैं। व्याख्यात्मक हल वाली पीडीएफ में प्रश्न उत्तर के फॉर्मेट में आपको संपूर्ण नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। किस तरह का ये नोट्स है आप देख सकते हैं। तो ये आपके सामने जो है UPSSC लोअर पीसीएस मेंस एग्जाम के लिए जो हमने टेस्ट सीरीज तैयार की है उसका डेमो पीडीएफ यानी टेस्ट 1 खुला हुआ है। और आप देख सकते हैं कि इस सेगमेंट में जो भी क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं उसका पहले हमने उत्तर दिया है, उसकी व्याख्या लिखी है, और व्याख्या से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको संपूर्णता के साथ जो है नोट्स के फॉर्म में वहाँ पर आपको दे दिया गया। तो मात्र ये टेस्ट सीरीज नहीं है, ये अपने आप में संपूर्ण नोट्स है। आप देख सकते हैं इसी प्रकार जो है सभी प्रश्नों की आपको व्याख्या मिलेगी। जितना ज़रूरी डिटेल है जिस प्रश्न के बारे में सब कुछ जो है उसमें आपको देखने को मिलेगा, जिससे अगर इस टॉपिक से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो आपको जो है उस प्रश्न को सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। तो आप सबसे पहले फ्री डेमो टेस्ट पीडीएफ को प्राप्त कीजिए। उसके लिए आपको लोअर मेंस लिखकर इस नंबर पर भेजना है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो है आपका उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप संतुष्ट हैं, आपको लगता है आपके एग्ज़ाम में ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सीरीज सहायक होगी, तो आप निश्चित रूप से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो लेक्चर क्रैश कोर्स में आपको 3 सेगमेंट मिलते हैं, सामान्य हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग। सामान्य हिंदी में आपको पूरे सिलेबस पर आधारित वीडियोस के साथ में पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, और इन वीडियो लेक्चर्स का भी डेमो उपलब्ध है। डेमो देखने के लिए आप हमारा डिकोड एग्जाम का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें लॉगिन करके वीडियो सेक्शन में जाकर सभी सेगमेंट्स के एक वीडियो आप जो है एडमिशन लेने से पूर्व डेमो के तौर पर देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि हमारे शिक्षक अच्छा पढ़ाते हैं, आपके अनुरूप पढ़ाते हैं, तो आप जो है निश्चित रूप से इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। और सामान्य हिंदी, मैथ और रीजनिंग इन वीडियो लेक्चर्स को आप अलग अलग भी ले सकते हैं, एक साथ भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वीडियो लेक्चर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर सीधे कॉल करके या लोअर मेंस लिख के भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर आप केवल सामान्य हिंदी का संपूर्ण नोट्स लेना चाहते हैं तो वो ई बुक के फॉर्म में पीडीएफ में अवेलेबल है। उसके लिए आप लोअर हिंदी पीडीएफ बुक लिखकर इस नंबर पर भेज दीजिए। इसमें मुख्य परीक्षा के अनुरूप सामान्य हिंदी के सभी चैप्टर्स को पाठ्यक्रम के अनुसार जो है 100% कवर किया गया है, पूरा नोट्स दिया जाएगा।
ये आप देख सकते हैं 300 से अधिक पन्ने की ये PDF है, जिसमें आपको जो है सारे चैप्टर्स जो है क्रमबद्ध तरीके से जो आपके सिलेबस में है वो आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। किसी भी अन्य जानकारी के लिए आप सीधे हमारे सर्विस नंबर 9506742546 पर कॉल करके बात कर सकते हैं।